तो फिर वो लेकिन आलोक जी, जो नेगेटिव जस्टिस बीवी रत्ना ने कहा और बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने कहा कि इट सीम्स दैट द आरबीआई इंडिपेंडेंटली हैज नॉट अप्लाइड इट्स माइंड, यानी कि जो एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए वो नहीं किया है, और उन्होंने इसको एक सेंसर के रूप में अपने इस वर्डिक्ट में कहा है कि सरकार हर जगह कह रहे थे कि ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, बार बार वो वर्डिक्ट अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये आ रहा है कि ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट आरबीआई डिड दिस, ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट आरबीआई डिड दिस। तो इसी बात को लेकर वो अपनी वर्डिक्ट में उन्होंने ये बात कही है कि ऐसा लग रहा है कि आरबीआई ने अपना माइंड इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस पर क्या कहेंगे सर कि आरबीआई की जो छवि है आज उस पर एक बट्टा सा नहीं लग गया कि बिल्कुल कहने को वो इंडिपेंडेंट है लेकिन है नहीं वास्तविकता में, जो कि बात अक्सर डिस्कशंस में आती है, साफ हो गया? देखिए, ये तो लगा हुआ है, मतलब ये आज नहीं लग गया है। ये जो जस्टिस नागरत्ना ने कहा है उसमें लिखा हुआ है कि वो ये जो जितनी समस्याएं पैदा हुई हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद, उनको देख के ऐसा ये शक होता है कि क्या रिजर्व बैंक को इस सब का अंदाजा था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अंदाजा नहीं था, न रिजर्व बैंक को था न भारत सरकार को था, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और साथ में वो कहती हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स हैं उनमें बार बार ये लाइन इस्तेमाल होती है, एज डिजायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जैसा केंद्र सरकार चाहती है। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि इसका अर्थ है कि रिजर्व बैंक ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये उनकी राय है और ये राय उन्होंने लिख के दे दी है, तो अब ये ऑन रिकॉर्ड भी है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं मानना चाहिए। फिर उनको अगर वो कागज मिलता तो जाहिर है वो लिखती कि रिजर्व बैंक ने साफ साफ इनकार किया था, उसने इस पर सख्त ऐतराज किया था कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं किया। अब कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। उस वक्त जो गवर्नर थे पटेल साहब, तो अब वो तो छोड़ के जा चुके हैं और वो भी कुछ अच्छी परिस्थितियों में नहीं गए हैं, उनके भी कुछ मतभिन्नता के कारण हो गए हैं, ये साफ दिखता है। तो ये कहना मुश्किल है, किसी दिन उर्जित पटेल फिर कोई किताब नहीं लिखेंगे, उस दिन हो सकता है ये किस्सा खुल के आएगा, या आरबीआई के जो बाकी डिप्टी गवर्नर्स हैं उस वक्त के, उनमें से कोई निकलेगा और लिखेगा, तो पता चलेगा कि क्या हुआ था वहां, माइंड अप्लाई हुआ था या नहीं। लेकिन अब ये दिक्कत, इसके साथ एक दिक्कत है कि किसी काम के साथ मैं कभी भी कह सकता हूं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके बाद आप कह सकते हैं लगता है कि आलोक जी ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। अब दिमाग इस्तेमाल करने का कोई मीटर तो है नहीं कि कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके कुछ लक्षण होते हैं, सामने दिखते हैं कि चिट्ठी में लिखा होता है कि साहब मुझे इस फैसले पर ऐतराज है, मुझे इस फैसले में इतनी शंकाएं हैं। अब जो शंकाएं बाद में पैदा हुई, दरअसल आप देखिए जो सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ वो एटीएम मशीनों को लेकर। पहला तो नोटों की सप्लाई, दूसरा एटीएम मशीनों का, तीसरा किसी ने शायद ये अंदाजा नहीं लगाया था कि ये जो नोट हैं ये कहां कहां होंगे और इन्हें कैसे रोका जाएगा। बहुत सारे लोगों ने, हमारे आपके जानने वाले लोगों ने यह किया कि जब वो पहले 4,000 वाली लिमिट आई, ये अपने अपने 4-4 हजार रुपए पकड़ाए अपने काम वालों को और कहा कि भाई जल्दी से जाओ, लाइन में लग जाओ और ये जमा कराओ। या जो निकालने की लाइन है वहां जाके, निकालने के लिए खुद ही जाना पड़ रहा था ज्यादातर जगह, लेकिन जमा करने वाली लाइन है। फिर जिन लोगों के पास वो पैसा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन ये ऐलान हुआ 8 बजे रात को और 12 बजे से लागू होना था, मैं ये प्रोग्राम किया मैंने टेलीविजन में, और मैं 9:30 बजे के लगभग बाहर निकला तो हमारे एक सहयोगी खड़े थे सामने और उन्होंने कहा साहब मैं तो पैसे निकाल लाया। हमारे दफ्तर की बिल्डिंग में एक एटीएम था जिसमें जनता नहीं आती थी, तो ऊपर उसी कॉम्प्लेक्स के लोग होते थे। बोले वहां गया मैं, 400 रुपए करके, ध्यान दीजिएगा, 400 रुपए करके 13 ट्रांजेक्शन किए हैं, तो वो निकाला। क्यों 400? क्यों? क्योंकि 500 का एक भी नोट बाहर नहीं आएगा। 400 रुपए जब आप निकालेंगे तो 100 रुपए का नोट ही निकलेगा। एक मशीन में 500, 100 और 1000 के 3 नोट अगर होते हैं तो वो आप 10,000 रुपए निकालें तो वो उसमें से 8,000 के नोट, 2 500 के या 3 500 के और 5 नोट 100 पे दे देता है। कई बार 500 रुपया निकालने पे भी एक नोट 500 का निकल आता है। तो आप बिल्कुल 400, मुझे भी लगा कि कुछ पैसे, मैं भी खुद गया और मैंने भी उसमें से 400 रुपए करके पैसा निकाला, जो मुझे अगले कई दिन जब बड़ा संकट का समय था तो वो काम आया, फिर लाइन में नहीं लगना पड़ा। तो ये बहुत से लोगों ने किया, लेकिन जहां सरकार फंसी हुई था कि उसने जो नए नोट निकाले और जो पुराने नोट थे उनका आकार बदल गया, और जिसकी वजह से तमाम मशीनों को रिकैलिब्रेट करने वाला संकट पैदा हुआ जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था।
और उसकी वजह ज्यादा बड़ी समस्याएं वहां से पैदा हुई हैं। और ये सही बात है कि ये इनमें से किसी ने इस बात को समझा नहीं था, देखा नहीं था, और जड़ तक जाकर किसी ने ये जहमत नहीं उठाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत कहा जाता था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो भारत के प्रधानमंत्री बने, साहब बड़ी बारीकी से चीजों पर नजर रखते हैं, एग्जीक्यूशन के मास्टर हैं, बिल्कुल अंदर तक उनको पता रहता है, बिल्कुल नीचे से नीचे आदमी से बात कर लेते हैं। तो ये एक तरह का ब्लॉट है। अब क्योंकि ये बहुत हवा चली हुई है, उनकी लोकप्रियता इस वक्त ऐसी है कि उन पे सवाल उठते नहीं है, कोई पूछता नहीं है, इसलिए शायद चल गया है। कोई और नेता उनकी जगह होता जो इतना लोकप्रिय नहीं होता, तो बहुत बड़ी मुश्किल इसी नोटबंदी से खड़ी हो सकती थी, इसमें कोई शक नहीं। एक आखिरी सवाल बस आलोक जी, कि अगर मान लीजिए रिव्यू पिटिशन फाइल होता है, हालांकि इस बात को आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई अब ये लड़ाई पूरी राजनीतिक अखाड़े में होगी और लोगों को कन्विंस करना होगा कि भाई सरकार ने सही किया है गलत, लेकिन उस रिव्यू पिटिशन के क्या मायने होंगे? आज अगर 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक फैसला सुना दिया है, तो रिव्यू पिटिशन कितना अथॉरिटी होल्ड कर पाएगा? मुझे बहुत शक है कि अब इसमें रिव्यू पिटिशन दाखिल होगा, मतलब लोग अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसको कोर्ट एडमिट करेगा, इसमें मुझे बहुत शक है। और जैसा मैंने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में इस तरह के मामले लेके जाना गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसी बात है। अंत में बहुत कुछ भी हो जाएगा तो क्या होगा, सबसे आखिरी फैसला क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि साहब बहुत गलत था, बिल्कुल असंवैधानिक था, लेकिन अब हो चुका है, अब क्या करें? अब ये समय का चक्र इस तरह से उल्टा नहीं घुमाया जा सकता है कि आपसे कहें कि आप वापस जाइए, ये वाले नोट वहां जमा कीजिए और फिर पुराने वाले नोट वापस लीजिए, या आरबीआई से कहें कि आप पुराने वाले नोट दोबारा जारी कर दीजिए। जिन लोगों के जब्त, अब किसके जब्त हुए हैं? आप मुझे कोई एक ऐसा आदमी बता दीजिए जिसने कहा हो कि साहब मेरे नोट जब्त हो गए, फंस गए। कोई जला के आ गया, किसी ने श्रेडर में काट दिए, इस तरह के किस्से बहुत सुने थे हमने। लेकिन हुआ यह है कि बड़ी संख्या में, और इस देश में बड़े चतुर चालाक लोग हैं, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने फर्जी एंट्री क्रिएट की। यहां तक कि जिस वक्त ये नोटबंदी का समय खत्म हो रहा था, जब उसकी डेडलाइन खत्म हो रही थी, तो मुंबई के तमाम जो बाजार हैं जहां काले सफेद का काम होता है, वहां लोगों के पास रिवर्स एंट्री पड़ी थी, यानी कि वो कागज पर एंट्री बना चुके थे और नोट उनके पास थे नहीं। तो जो नोट पहले डिस्काउंट में बिक रहे थे, आखिरी दौर में वो नोट प्रीमियम पे बिकने लगे थे। जैसे 1000 का नोट 800 में जा रहा था, 400-600 में जा रहा था जिस वक्त ये शुरू हुआ है, क्योंकि भगदड़ मची हुई थी। आदमी सोच रहा था कि वही 10 लाख रुपए के 6 लाख मिल जाए बहुत है। बाद के दौर में उसी 1000 रुपए के और 500 के नोट के पर प्रीमियम हो गया था, क्योंकि अब किसी ने अपने अकाउंट्स में एंट्री बना लिया, अब उसको मैच करने के लिए पैसा चाहिए कि साहब मेरे कारोबार से इतना पैसा आया, वो दिखा चुका है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कोई आदमी अपने नोट हिसाब करवाने यहाँ आएगा, और लेकिन वो पहुंचा नहीं। तो अब वो ढूंढ रहा था कि भाई कहीं से तो लाओ। तो जिसके पास है उसने कहा हाँ दे तो दूंगा, लेकिन 10 का 11 लगेगा। तो अब वो एक्स्ट्रा पैसा देके वो एंट्री अपनी जस्टिफाई करने के लिए पैसे जुटा रहा था। तो ये हुआ है बहुत बड़ी संख्या में। जी, थैंक यू सो मच आलोक जी, काफी समय हो गया है, बहुत मजा भी आया आपको सुन के, और उम्मीद करूंगी आप आते रहिएगा हमारे इस नेटवर्क पर, Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, और हमारी लाइव अपडेट्स Q5 नेटवर्क पर लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू।